हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? यस और नो माय चैंपियंस? यस, चलिए ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। एक सेकेंड, हाँ आवाज़ तो नहीं आ रही कोई और बैकग्राउंड साउंड? ठीक है। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी स्टे फोकस्ड। प्लीज़ हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर। Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। Let's get started. एक्साइटेड एवरीवन फॉर टुडे सेशन? सभी लोग बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हैं, आई होप। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन होने, क्योंकि आज के सेशन में ना हम सीखने वाले हैं कि फास्ट रीडिंग कैसे करते हैं। देखो, फास्ट रीडिंग की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है और स्किमिंग और फास्ट रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना। पहले स्किमिंग का मतलब होता है सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा मेन आइडिया क्या है और मेरा टॉपिक क्या है। इसकी ज़रूरत स्पेसिफिकली अगर मैं बैंकिंग एग्जाम्स में बोलूँ तो इसकी ज़रूरत आपको प्रीलिम्स में पड़ती है, जहाँ पे आपको 5 से 6 मिनट में पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना भी है, क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। और क्वेश्चंस जो होते हैं आपके जनरली डायरेक्ट होते हैं, लेकिन जब हमारे मेंस में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं और वो लॉन्ग आते हैं और जिनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है फास्ट रीडिंग। स्किमिंग और फास्ट रीडिंग में डिफरेंस क्या होता है? स्किमिंग में हम जंप कर करके पढ़ते हैं, फास्ट रीडिंग में हम एक पूरे के पूरे फ्लो में पढ़ते हैं। स्किमिंग में अगर मुझे कोई आर्टिकल स्किम करने में या कोई पैराग्राफ स्किम करने में 30 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो फास्ट रीड करने में मुझे 1 मिनट लगे। तो फास्ट रीडिंग में जो टाइम होता है वो स्किमिंग से जस्ट डबल होता है। अब मैं आपको कुछ कुछ टेक्निक्स बताने वाली हूँ, कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ, जहाँ पे हम फास्ट रीडिंग सीखेंगे। बट स्टार्टिंग में जब आप फास्ट रीडिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि टेक्निक काम नहीं कर रही है। स्टार्टिंग में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन बिलीव मी, अगर आपने 30 to 40 पैराग्राफ्स इस टेक्निक से फास्ट रीड करना स्टार्ट कर दिया तो आपको हैबिट हो जाएगी और आपकी रीडिंग स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। बट स्टार्टिंग के 30 से 40 पैराग्राफ्स आपको आंख बंद करके ये टेक्निक फॉलो करनी, ठीक है? तो क्या मैं सभी से उम्मीद कर सकती हूँ कि सभी लोग आंख बंद करके टेक्निक फॉलो करेंगे स्टार्टिंग के 30 to 40 पैराग्राफ्स? तब जाके आपको कमांड आएगा फास्ट रीडिंग। बात करते हैं व्हाट इज द टेक्निक। टेक्निक क्या है फास्ट रीडिंग करने की? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम फास्ट रीडिंग करेंगे, मान लो एक सेंटेंस दिया हुआ है आई एम अ स्टूडेंट, मुझे इसी सेंटेंस को फास्ट रीड करना है और इसी सेंटेंस को नॉर्मली रीड करना है। तो सबसे पहली चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्लो रीडिंग में आप आगे तब बढ़ते हो जब आपको वो वर्ड आपके दिमाग में सुनाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आई एम अ स्टूडेंट रीड कर रही हूँ तो मैं ऐसे ना मन ही मन बोल रही हूँ आई एम अ स्टूडेंट, तो वो जो वर्ड मैं मन ही मन प्रोनाउंस कर रही हूँ वो मुझे माइंड में सुनाई भी दे रहा है, तब जाके मैं आगे बढ़ रही हूँ। जब तक मुझे मन ही मन आई सुनाई नहीं दिया तब तक मैं एम पर नहीं आई, जब तक मुझे मन ही मन एम सुनाई नहीं दिया तब तक मैं अ पे नहीं आई, जब तक मुझे अ मन ही मन सुनाई नहीं दिया तब तक मैं स्टूडेंट पे नहीं।
तो स्लो रीडिंग में हम क्या करते हैं, उस वर्ड को अपने मन में प्रोनाउंस करते हुए चलते हैं। आप कभी भी देखना, अगर आप किसी भी चीज को रीड कर रहे हो, आंख बंद करके आपको ये चीज फील होगी कि आप उस वर्ड को अपने मन ही मन में तेज बोल रहे हो और आपका माइंड उसको सुन रहा है। इसको बोलते हैं स्लो रीडिंग या फिर नॉर्मल रीडिंग। फास्ट रीडिंग में आप कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे। फास्ट रीडिंग में आप अपने मन को तेज तेज कोई भी वर्ड नहीं बोलोगे। फास्ट रीडिंग में सिर्फ आप अपनी आईज का मूवमेंट करोगे, किसी भी वर्ड को अपने अंदर से नहीं दोहराओगे। ये बात क्लियर है सभी को? तो आपको बस अपनी आंखों को मूव करना है, बस यहां से आंख स्टार्ट करी मूव करना और ऐसे मूव करना, और यहां पे मन ही मन दोहराया। क्या ये बात सभी को क्लियर है? एवरीवन, ये बातें अभी ऐसा लग रहा होगा कि मैम आज क्या पढ़ा रही है, क्या अजीब सी बात कर रही है, लेकिन जब सारी स्ट्रैटेजीज को एक साथ लगा, आज मैं आपको साइंटिफिक मेथड पढ़ा रही हूँ बेसिकली ना, फास्ट रीडिंग। ये आज तक मैंने किसी परफेक्शन में इंक्लूड नहीं किया, ये पहला परफेक्शन बैच है जिसमें मैं ये चीज इंक्लूड करने जा रही हूँ, क्योंकि इस चीज के ऊपर मैंने बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च करी और मुझे पता चला कि इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है आपको। तो अगर मैं इस चीज को स्लो रीड कर रही थी तो मैं इसको ऐसे मन ही मन पढ़ते हुए चल रही थी, ये वर्ड को मन में बोला, लेकिन फास्ट रीडिंग में सिर्फ मैंने अपनी आंखें यहां से और यहां तक घुमाई। क्लियर सभी को? बात करते हैं दूसरे पॉइंट। मुझे यही पढ़ना है, आई एम अ स्टूडेंट, इसी को मुझे नॉर्मल रीड करना है और इसी को मुझे फास्ट रीड करना है। तो जब मैं नॉर्मल स्पीड में रीड कर रही थी तो मैंने उसको हर एक वर्ड को पढ़ा। आई को पढ़ा अपने मन में, फिर एम को पढ़ा, फिर अ को पढ़ा और फिर स्टूडेंट को पढ़ा। आई एम अ स्टूडेंट, मैंने हर एक वर्ड को अपने मन में रीड किया। लेकिन जब आप, ये इस साइड स्लो और नॉर्मल रीडिंग चल रही है, इस साइड फास्ट रीडिंग चल रही है। लेकिन जब मैंने इस चीज को फास्ट रीड किया तो मैंने वर्ड, यहां पे मैं सिंगल वर्ड को एक बार में पढ़ रही हूं, यहां पे मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ रही हूं। यहां पे मेरी नजर पहले आई पे जा रही है, फिर एम पे जा रही है, फिर अ पे जा रही है और फिर स्टूडेंट पे जा रही है। जबकि यहां पे मुझे पूरे पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ने हैं, इन दोनों पे एक साथ नजर, इन दोनों पे एक साथ नजर, और बड़ा सेंटेंस होगा तो तीन तीन वर्ड्स पे एक एक साथ नजर। तो नॉर्मल रीडिंग पे पहले नजर इस पे गई, फिर नजर इस पे गई, फिर नजर इस पे गई और फिर नजर इस पे गई। जबकि फास्ट रीडिंग पे इन दोनों पे एक साथ नजर गई, फिर इन दोनों पे एक साथ नजर गई। तो नजरें जो हैं वो यहाँ पे ग्रुप्स में जाएंगी, और जबकि यहाँ पे जो नजरें हैं वो सिंगल सिंगल वर्ड करके आगे बढ़ेंगी। क्या पॉइंट नंबर 2 सभी को क्लियर है? अभी जब ये सारे पॉइंट्स मिक्स हो जाएंगे ना, फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है, जब मैं ऐसे नजर घुमा रही होंगी बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिनका मुझे मीनिंग नहीं पता हो। बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बहुत सारी लंबी लंबी स्पेलिंग्स आएंगी, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो जब आप इस तरीके से अपनी आंखें घुमा रहे होंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स करते करते,
तो ऐसे आंखें बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाएंगी, ऐसे शब्दों से टकराएंगी जिनका आपको मीनिंग नहीं पता होगा, जिनमें नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसकी स्पेलिंग बहुत लंबी होगी, कोई नंबर होगा, कोई पंचुएशन मार्क आएगा। पंचुएशन मार्क में मतलब क्या है, कोई कॉमा आएगा, कोई कोलन आएगा, कोई सेमीकोलन आएगा। आपको इनको ऐसे ट्रीट करना है जैसे आपने देखा ही ना हो। आपको इनको देख के भी अनदेखा कर देना। जैसे आप कहीं मॉल में गए, आपको आपका एक्स दिखा या आपको आपकी एक्स दिखी, आपने उसको देख के भी अनदेखा कर दिया। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इनको देख के भी अनदेखा कर दोगे, इन सब को इग्नोर कर दोगे जैसे इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। आप क्या सोचोगे, जैसे इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था आपकी लाइफ में, सिर्फ इग्नोर कर दिया देख के। कहीं पे भी इस तरह की कोई भी चीजें आएंगी और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए जाओगे। शब्दों को देख के रुकना नहीं है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे किसी लंबी स्पेलिंग को देख के, किसी डिफिकल्ट वर्ड को देख के, किसी भी ऐसी चीज को देख के रुक गए, तो आप वहीं स्टक हो जाओगे और आप फास्ट रीड नहीं कर पाओगे। तो अगर फास्ट रीड करना है तो उनको देख के भी अनदेखा कर देना, उनको देख के भी स्किप कर देना। क्या पॉइंट नंबर 3 क्लियर है सभी को? एवरीवन। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि फास्ट रीड करके कभी भी आपको चीजें 100% समझ में नहीं आई, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो। स्पेशली अगर आप नए नए आपने फास्ट रीड करना स्टार्ट किया है, आपको 100% चीजें समझ में नहीं आई। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 20% समझ में आए कि पैसेज में क्या लिखा था। इस बात को मैं गारंटी कर सकती हूं, ये 20% भी अगर आपको हर पैराग्राफ का समझ में आ गया, तब भी आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस अगर आपको 20% भी हर पैराग्राफ का समझ में आ गया। प्रॉब्लम ये होती है जब हम फास्ट रीड कर रहे होते हैं, हमें समझ में 20% आ रहा होता है, हमारा फोकस इस 20% में नहीं रहता, हमारा माइंड हमको लगातार कह रहा होता है यार 80% समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। तो हमारा माइंड हमको चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है कि 80% नहीं समझ आया, 80% नहीं समझ में आया। हमारा इस 80% में फोकस है, जिसकी वजह से हम और नेगेटिव होते जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को भी आंसर नहीं कर पाते। तो हमारा फोकस ये है कि हमको 20% समझ में आए जिस भी पैराग्राफ को हमने फास्ट रीड किया है। अगर आप पैराग्राफ का 20% भी समझते हो, तब भी आप हर क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हो। और पेपर में ये नहीं पूछा जाता कि आपको आरसी कितना समझ में आया, पेपर में ये देखा जाता है कि क्या आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा। तो इंपॉर्टेंट इज आंसरिंग द क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 100% पैसेज समझ। हमें उस पैसेज में पीएचडी नहीं करनी, हमें उस पैसेज को गहराइयों में जाके नहीं समझना है। हमें उस पैसेज को इतना समझना है कि अगर उस पैसेज से कोई क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चन को आंसर कर सकें। दैट शुड बी द सोल मोटिव। तो ये चारों स्टेप्स पे अगर हम फोकस करते हैं तो हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, जो मेंस में आता है, 3 से 4 मिनट में उसको फास्ट रीड कर लेंगे और 3 से 4 मिनट में हम उसके क्वेश्चंस का आंसर दें। वी विल आंसर द क्वेश्चन। एक जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है फास्ट रीड में, पहले मैं उसको डिस्कस करूंगी, फिर हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। और प्रैक्टिस भी 30-40 पैसेज से पहले रुकना नहीं है फास्ट रीडिंग में। 30-40 पैसेज स्ट्रैटेजी से करोगे तो अपने आप फास्ट रीडिंग आएगी, बट 30-40 पैसेज से पहले रुकना नहीं। बट एक प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो ये आती है कि जब वो पैसेज को पढ़ रहे होते हैं या फास्ट रीड कर रहे होते हैं,
और वो कहीं बीच में अटक जाते हैं तो वो ना सोचने लग जाते हैं कुछ ना कुछ, उनका फोकस बिगड़ जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे बात आई किसी पैसेज में किसी मॉल की, तो उनका दिमाग ना मॉल में चला जाता है और वो मॉल में कोई शॉपिंग वॉपिंग करने में सोच जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पुराना वाला पैसेज भी उड़ जाता है जो अभी तक पढ़ा होता है, और आगे वाला भी नहीं वो कर पाते हैं। तो मेन चीज होती है जब भी आप फास्ट रीडिंग करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस। आपको फोकस 100% उस पैसेज पे ही रखना है, आपका फोकस कहीं और नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत कर ली, अब सीखते हैं। क्या सभी को ये पैराग्राफ दिख रहा है? फास्ट रीडिंग करेंगे, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक की सबसे पहले फास्ट रीडिंग करेंगे, एक एक करके फास्ट रीडिंग करेंगे। एक क्वेश्चन का और आंसर दे रही हूँ, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे का, वो बहुत बच्चों का क्वेश्चन था, जब एक बार मीटअप किया था हमने तब भी बहुत सारे बच्चों का वो क्वेश्चन आया था, इसलिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैम कुछ पैसेजेस ऐसे होते हैं जिनको हम फास्ट रीड कर लेते हैं, कुछ पैसेजेस ऐसे होते हैं जिनको हम फास्ट रीड नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? देखो बेटा, अगर आपने वो पैसेज पहले से रीड किया हुआ है या फिर आपको उस टॉपिक की नॉलेज है, तो आप उस पैसेज को आराम से फास्ट रीड कर लोगे। अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है, आपके लिए सब कुछ नया है, तो आपको उस टॉपिक को फास्ट रीड करने में दिक्कत होगी। ये बात बहुत सिंपल सी है, अगर मुझे उस टॉपिक के बारे में पता है तो मैं आराम से उसको रीड कर लूंगी, स्किम कर लूंगी। अगर मुझे नहीं पता उस टॉपिक के बारे में तो मुझे रीडिंग में टाइम लगेगा, मैं फास्ट रीड करने में नहीं समझ पाऊंगी। ये बात एग्जामिनर को भी पता है, इसीलिए कहा जाता है कि एडिटोरियल आपको कम से कम एग्जामिनेशन से 3 से 4 महीने पहले से पढ़ना शुरू करना हो। एडिटोरियल पढ़ पढ़ के आपको हर टॉपिक की नॉलेज आ जाएगी। कुछ बच्चे कहते हैं ना, जैसे कुछ लोग कि मैम इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए नॉवेल पढ़ लें क्या? नहीं, आपको 3 से 4 महीने पहले से एडिटोरियल की एक हैबिट डालनी पड़ेगी। आप एडिटोरियल रेगुलरली पढ़ोगे तो आपको हर टॉपिक की नॉलेज होगी जो एग्जामिनेशन में आएगा। नॉलेज होगी, आपको हर टॉपिक की नॉलेज होगी, एग्जामिनेशन में आएगा तो आप उस टॉपिक को पेपर में आराम से फास्ट रीड कर लोगे। प्रीलिम्स का पेपर होगा तो आप उस टॉपिक को आराम से स्किम कर लोगे। आपके लिए वो टॉपिक ही नया होगा, आपने आज तक एडिटोरियल पढ़ा ही नहीं होगा, आप तो नॉवेल पढ़ पढ़ के इंग्लिश इंप्रूव करके गए होगे, तो आपको वो टॉपिक नया लगेगा। टॉपिक नया लगेगा तो आपको फास्ट रीडिंग में दिक्कत आएगी। तो हमें एग्जामिनेशन में जो टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली आते हैं उनकी नॉलेज पहले से ही रखनी पड़ेगी, और उसके लिए एडिटोरियल इज मस्ट। उसके लिए सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एडिटोरियल रीडिंग इज मस्ट। उसके बिना आपको डिफिकल्ट लगे। क्लियर? चलो अब आते हैं, रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइन से लेकर इस लाइन तक रीड करते हैं। ध्यान से देखना, सारे पॉइंटर्स को याद रखना। कोई लंबी सी स्पेलिंग है उसको छोड़ दो, किसी का मीनिंग नहीं पता छोड़ दो। वर्ड को ग्रुप ग्रुप करके पढ़ो, एक एक वर्ड एक बार में नहीं, एक बार में पूरा पूरा फ्रेज पढ़ो, पूरा पूरा ग्रुप पढ़ो। मन में बोलो मत, सिर्फ आंखें घुमाते हुए चलो और आगे बढ़ते हुए चलो फुल फोकस के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। कितने लोग कर पाए? इस पूरे को एक साथ पढ़ा, इस पूरे को एक साथ पढ़ा, इस पूरे को एक साथ पढ़ा, इसको 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 मान लो मीनिंग नहीं पता था छोड़ दिया, इसको एक साथ पढ़ा। कितने लोगों को फर्स्ट वाला कर पाए? अभी स्टार्टिंग में लगेगा कि सब ऊपर से जा रहे हैं, नहीं हो रहा मैम। 30 to 40 पैसेजेस ऐसे ही करने हैं। तो इन द डिजिटल एज आर ग्रेटेस्ट टूल्स of productivity
स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये वर्ड छोड़ दिया, नहीं समझता। ईमेल, हैव बिकम साइलेंट 24/7 टास्क मास्टर। चलो इस पे आते हैं। आंखें तेजी से मूव करते हुए जानी है। सिर्फ आंखें घुमाते हुए बढ़ना है, तेज तेज बोलना नहीं है, मन में भी तेज तेज नहीं बोलना, सिर्फ आंखें घुमाते हुए जाना है और पूरे पूरे ग्रुप से एक साथ पढ़ना है। कितने लोगों को मीनिंग समझ में आया इस वाली लाइन का? इन्होंने बाउंड्री जो है, वाइटल वर्ड का मीनिंग मान लो नहीं पता, हटा दो, छोड़ दो। इन्होंने जो बाउंड्री है, मान लो प्रोफेशनल का मीनिंग नहीं पता, छोड़ दो। जिंदगी और पर्सनल के बीच में खत्म कर दी है। इवनिंग्स, वीकेंड्स, हॉलीडेज को वर्क डे ही बना दिया है। चलो यहां से लेकर यहां तक का मीनिंग बताओ मुझे। ऐसे बहुत प्रेशर मत डालो, मैं मन में बोला जा रहा है तो नहीं बोलना, प्रेशर मत डालो, बस आंखें स्कैन करते हुए चलो, ग्रुप ग्रुप देखते हुए चलो। क्या? जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता मत देखो उसे। ये जो कल्चर है लगातार अवेलेबल होने का, मान लो बैच का मीनिंग नहीं पता, छोड़ दो। ये डेडिकेशन का कुछ नहीं है। मान लो क्रीपिंग का मीनिंग नहीं पता, छोड़ दो। बीमारी है। और मान लो डायग्नोसिस का मीनिंग नहीं पता, छोड़ दो। चलो यहां से लेकर यहां तक फास्ट रीड करो। क्या समझ में आया? समय आ गया है, एक फंडामेंटल राइट बनाई जाए, राइट टू डिस्कनेक्ट। चलो यहां से लेकर यहां तक करो अब। मैंने एक बिल कप को प्रपोज किया, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये जरूरी है पब्लिक हेल्थ के लिए, इन सब चीजों के लिए जरूरी है। यहां से लेकर यहां तक करो। जिस लाइन का मीनिंग नहीं पता चल रहा, जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा, इसी को फास्ट रीडिंग कहते हैं, उसे छोड़ दो। अगर किसी एक लाइन का मीनिंग नहीं पता चला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे पैराग्राफ का मीनिंग नहीं पता चलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसेज का मीनिंग नहीं पता चलेगा। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर फास्ट रीडिंग करते करते लास्ट तक पहुंच गए तो आपको पैराग्राफ का मीनिंग पता लग जाएगा। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। हम अपनी एस्पिरेशंस को, अपनी चाहतों को पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हमारे लोग थक रहे होंगे तो। डेटा एक बहुत ही खराब पिक्चर दिखाता। तो पूरा पैराग्राफ जब हमने पढ़ा तो हमको क्या समझ में आया कि लोगों के पास हक होना चाहिए डिस्कनेक्ट होने। सिर्फ यही था जो इस पूरे पैराग्राफ को फास्ट रीडिंग करके भी समझना था, कि पीपल शुड हैव अ राइट टू डिस्कनेक्ट। समझना सिर्फ इस बात को था। सिर्फ इस बात को समझना और कुछ नहीं समझना था। कि एक फंडामेंटल राइट है जो लोगों को मिलना चाहिए, और वो क्या है? राइट टू। अभी हमने साथ में किया,
अब मैं आप सभी लोगों को, क्योंकि फास्ट रीडिंग हम पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगी, 1 मिनट 45 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूं टाइमर लगा के। इसको फिर से फास्ट रीड करो अब, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एवरीवन। यस, फास्ट रीड इट वंस अगेन। चले, टाइम इज अप। कितने लोग कर पाए, 20% समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड 20% ऑफ इट? तो पूरे पैराग्राफ में इतना समझना था कि लोग थक रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, इसीलिए उनके पास राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए। लोग थक रहे हैं, लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए उनके पास राइट टू डिस्कनेक्ट होना। समझ में आया? अच्छा, मैं वोकैबुलरी भी आपको साथ साथ बताते हुए चलती हूँ, जैसे कि इस पैसेज में तो नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो नहीं, बट हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाए, है ना। इरोड का मतलब होता है तबाह करना। हालांकि मैं आपको एक पीडीएफ भी दूंगी टेलीग्राम चैनल में ना इसकी सारी वोकैब का। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट। बैच का मतलब क्या होता है, सिंबल। क्रीपिंग सिकनेस, आपके अंदर जो धीरे धीरे एंटर कर रही है। रिट लार्ज का मतलब होता है क्लियर। डायग्नोसिस मीन्स टेस्टिंग, मतलब वो दिख रहा है हमको, क्लियर दिख रहा है चेहरों पे। और कोई वर्ड जो डिफिकल्ट लग रहा था? एडवोकेट मीन्स सपोर्टिंग। मियरली मीन्स ओनली। प्रोग्रेसिव मीन्स आगे बढ़ने वाला। इंपेरेटिव मीन्स जरूरत। बर्निंग आउट मीन्स थकना। ग्रिम मीन्स। अगला पैराग्राफ खुद से फास्ट रीड करोगे। मकसद 20% अंडरस्टैंडिंग का। इससे ज्यादा आ जाए बहुत अच्छी बात है, बट 20% अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फास्ट रीडिंग करके। चलो, फिर से मैं आपको 1 मिनट 45 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप खुद से करो पहले, फिर मैं समझाऊंगी। चलो, ऑल द बेस्ट।
टाइम इज अप, फास्ट रीडिंग करते हैं। पहले इस पूरे को एक साथ पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू दिस। मान लो स्टैगरिंग का मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं। 51% जो है इतने से ज़्यादा काम करते हैं, कंट्री बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ये स्पीड मान लो अनसस्टेनेबल का मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं। ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इतने एम्प्लॉयज़ थकान फील कर रहे हैं। और ये सिर्फ थकने वाली बात नहीं है, हेल्थ कंडीशन की भी बात आ जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं होता, डिसीजेज हो जाती है, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये सिर्फ एक इंसान को नहीं होती, सोसाइटी पे बर्डन है ये। प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। थका हुआ वर्कर क्रिएटिव नहीं होता, गलतियां करता है, प्रोडक्टिव नहीं होता है। तो सिर्फ काम को ड्यूरेशन से नापना क्वालिटी के ऊपर ये पुराना है और हरा देता है। फिर इनकी डेथ की बात की, तो कितने लोग ना मुझे बताना 20% समझ गए। 20% समझने का मतलब ये था, या फिर मेन आइडिया जो था वो ये था कि एम्प्लॉयज जब थक जाते हैं तो उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। उनकी हेल्थ खराब होती है तो कंट्री पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ज्यादा काम करने करने की वजह से थकान होती है, थकान की वजह से हेल्थ खराब होती है, हेल्थ खराब होने की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। ये समझना था। कितने लोगों को ये बात समझ में आई इस पूरे पैराग्राफ को फास्ट रीड करके? यस, कर पा रहे हो फास्ट रीडिंग? एक बार मैं आपको मीनिंग्स भी बता देती हूँ एक्स्ट्रा जो चीज है। स्टैगरिंग मीन्स चौंका देने वाला, और कोई अनसस्टेनेबल मीन्स जिसको आप लंबा नहीं चला सकते। पेस इज स्पीड। रिलेंटलेस मीन्स कॉन्टिन्यूअस। अलार्मिंग मीन्स चिंताजनक। इन वर्ड्स का कोई सेंस नहीं था, लेकिन मेन आइडिया में इन वर्ड्स का मीनिंग पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता मेन आइडिया निकालने में। बर्नआउट मीन्स थकान, इनएविटेबली मीन्स जिसको रोक नहीं सकते। एग्जॉशन मीन्स थकान। परपेचुअल मीन्स लगातार वो चीज। फटीग मीन्स थकान। सिग्निफिकेंटली मीन्स बहुत ज्यादा। ड्रेन मीन्स थका देना। इम्पेयर मीन्स कमजोर कर देना। फटीग मीन्स थका हुआ। प्रोन मीन्स कमजोर। ये सब मैं लिख के भी दूंगी आपको पीडीएफ में, डोंट वरी। शेयर मीन्स ओवरऑल। आर्केइक मीन्स पुराना। ट्रैजिक मीन्स बहुत ही, ट्रैजिक मीन्स बहुत ही दिल दहला देने वाली। कर पाए? आगे बढ़े? चलो अगला पैराग्राफ फास्ट रीड करेंगे। 1 मिनट 45 सेकेंड्स हैं सभी के पास। ऑल द बेस्ट। मैम इट इज लाइक स्किमिंग। नहीं, स्किमिंग और इसमें डिफरेंस है। मैं आपको इसके लिए 1 मिनट 45 सेकेंड्स दे रही हूँ, स्किमिंग के लिए मैं आपको सिर्फ 45 सेकेंड्स या 1 मिनट देती। स्किमिंग में जंप कर करके पढ़ते हैं, इसमें सारे वर्ड्स पढ़ते हैं ग्रुप में, हल्का सा फर्क है। चलो ऑल द बेस्ट।
चलिए देखते हैं। ये ENY की एम्प्लॉय थी जिनकी डेथ हो गई बहुत काम करने से। ये एक वार्निंग है सबके लिए। इसके अलावा जो स्ट्रेस होता है कि 24/7 पूरे दिन हम अवेलेबल रहें, ये भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस का कंट्रीब्यूटर होता है। इतने केसेस आते हैं इसके हिसाब से। इस चीज़ को इग्नोर करने का मतलब है कि हम कंट्री की हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। इंडिया के जो लॉज हैं वो इनसफिशिएंट हैं प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर को। ये वाला जो लॉ है इसने एक लिमिट डाल दी है वर्कर्स पे, लेकिन ये सबको नहीं देता है, कॉन्ट्रैक्चुअल वालों को नहीं देता है, इन सबको नहीं देता है। इसकी वजह से इंडिया के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है और प्रोटेक्शन भी नहीं दिया। तो पूरे में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया के लॉज सफिशिएंट नहीं है, बस इतना समझना। इंडिया के लॉज में कमी है। कितने लोग समझ पाए थे कि इंडिया के लॉज में कमी है, इंडिया के लॉज सफिशिएंट नहीं है, वर्क का स्ट्रेस है। और जो थोड़ा लोग ज़्यादा समझ पाए उन लोगों के लिए वर्क का स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है। यस, क्या कर पा रहे हो फास्ट रीडिंग एवरीवन? अच्छा, एक बच्चे का बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हमें फास्ट रीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको क्या लगता है आपके पेपर में फास्ट रीडिंग क्यों चेक की जाती है? आपको क्यों लगता है कि आपको प्रीलिम्स में इतना कम टाइम क्यों देते हैं, या मेंस में भी सफिशिएंट टाइम होता है बट पैसेज लंबे लंबे आते हैं? क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि जब आप आपकी लग जाएगी, आपके मैनेजर ने आपको मेल किया कि मुझे ना 10 मिनट के अंदर ऐसे 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 करके दे दो, आपको वो मेल आया, आपने उसको रीड करने में ही घंटा भर निकाल दिया। वो काम 10 मिनट में आपको करके देना था अपने मैनेजर को, उस मेल को पढ़ने के बाद आपने वो काम घंटे भर को उस मेल को पढ़ने में ही घंटा भर निकाल दिया। तो क्या आप बैंक में या जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे? नहीं। तो इसीलिए सारे एग्जामिनेशंस में चेक होता है कि आप फास्ट रीडिंग कर पाते हो या नहीं कर पाते, आप स्किमिंग कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो ये दो ऐसी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी ही पड़ेंगी अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है। चलो अगले पे आए। ऑल द बेस्ट। ये थोड़ा सा छोटा है इसलिए 1 मिनट 30 सेकेंड्स दे रही हूँ। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एम्प्लॉयज के ऊपर एक्शन हो सकता है, उनको निकाला जा सकता है कि उन्होंने एक रात को ईमेल आया उसका आंसर नहीं दिया। तो जो पावर है वो किस तरीके से एम्प्लॉयर की तरफ है। मेरा बिल मकसद है उसका कि इस चीज़ को ठीक करे। ज़रूरी है कि कोड को चेंज किया जाए और वर्किंग आवर्स को लिमिट किया जाए सबके लिए।
राइट टू डिस्कनेक्ट को लॉ में लाया जाए, 2 प्रोटेक्शन दिए जाए। पहला कि एम्प्लॉयज के ऊपर आप कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते अगर उन्होंने वर्किंग आवर्स के बाद बात नहीं करी तो। दूसरा है एक मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब उनके हकों को छीना जाएगा। दोनों क्या है, डिग्निटी दिया जाए और राइट टू रिचार्ज को रिस्पेक्ट किया जाए, इंडिविजुअल्स को उनकी हेल्थ मेंटेन करने का मौका दिया जाए, ना उनको कोई डर। तो बेसिकली मेन आइडिया एक ही बात का था कि लोगों को राइट टू डिस्कनेक्ट दिया जाए। अगर वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं उसके बाद उनको हक दिया जाए कि वो अगर मेल का जब रिप्लाई ना करें तो ठीक है, वो फोन्स ना उठाएं तो ठीक है, उनके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। तो उनके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ये ऑथर के बिल का मकसद है। कोई परेशानी? तो ये हमने पूरा का पूरा पैसेज फास्ट रीड किया। अब हमको ये करना था, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके चली थी। हमको इस पूरे को करना था, ये मान के चले 1 2 3 4 स्लाइड्स का ये पूरा का पूरा पैसेज था। हमें इसको फास्ट रीड करना था 5 मिनट। मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया। अब मैं जो अगला पैराग्राफ आपको फास्ट रीड करने को बोलूंगी वो एग्जैक्ट 5 मिनट ही दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी, और आपको पूरा खुद से करना होगा। तैयार है सभी लोग? अच्छा, कोई वर्ड का मीनिंग जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो? टर्मिनेशन मीन्स निकाल दिया जाएगा। पावर डायनामिक का मतलब क्या है कि पावर किस तरफ है, पावर किस तरफ है, इनहेरेंटली मीन्स नेचुरली। स्क्यूड का मतलब होता है एक तरफा है, किसकी तरफ एक तरफा है, एम्प्लॉयर जिसने जॉब दिया। फ्लॉ का मतलब होता है कमी है। क्रूशियल इज इंपॉर्टेंट, अमेंडेड इज चेंज किया। एंश्रीन का मतलब होता है उसके अंदर उसकी स्थापना, एंश्रीन कर देना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें एंश्रीन्ड होती है, मतलब कोई चीज जो बहुत पवित्र, जिसको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, वो चीज लिखी हुई है। कोर मीन्स मेन। डिस्क्रिमिनेट इज भेदभाव करना। रिजॉल्व मीन्स ठीक करो। ग्रीवियंसेस मीन्स उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जब राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाए, तोड़ा जाए। डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट दो उनको वापस। वेलबींग इज हेल्थ। रेपरकशन मीन्स कॉन्सिक्वेंस, इम्पैक्ट, किसी चीज का रिजल्ट, इम्पैक्ट। अब अगला पैसेज करें फास्ट रीड। तैयार है सभी लोग नेक्स्ट पैसेज को फास्ट रीड करने के लिए? पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चंस ना बहुत एडवांस लेवल के करवा दूं? डरोगे तो नहीं क्वेश्चंस करते समय? परफेक्शन बैच में 3 लेवल होते हैं, एक होता है प्री लेवल, एक होता है मेंस लेवल और एक होता है एडवांस लेवल। चलो करते हैं, एडवांस लेवल है बट करते हैं, कोई बात। एक कंक्लूजन है। पहले इस तरह के क्वेश्चन को समझना करते कैसे हैं। ये क्वेश्चंस आपके मेंस लेवल में आते हैं। आपको एक कंक्लूजन दे दिया होता है कि मैं तो इस बात को मानती हूँ या मैंने इस बात को निकाल दिया है। तो ये बात मैंने क्या सोच रख के निकाली है, उसका अजम्पशन आपसे पूछा जाता है। समझते हैं अजम्पशन और कंक्लूजन, एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने बोला कि रमेश के 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए। इस बात से मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि रमेश बहुत हार्ड वर्किंग है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा अजम्पशन है जो मैंने अपने मन में रखा होगा इस कंक्लूजन को निकालते समय। रमेश के 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए और इस बात से कंक्लूजन निकला कि रमेश बहुत हार्ड वर्किंग है। तो क्या अज्यूम किया होगा मैंने अपने मन में, क्या मैंने सोचा होगा अपने मन में कि रमेश के 30 आउट ऑफ 30 आए तो मैंने इस कंक्लूजन को निकाल दिया। तो बताओ मेरा अजम्पशन क्या होगा? मेरा अजम्पशन ये होगा कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं वो बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स हु स्कोर गुड मार्क्स वर्क हार्ड।
तो इस बात को मैंने अज्यूम किया होगा इस बात से ये कंक्लूजन निकालने की। तो अजम्पशन क्या होता है कि कौन सी बात है जो मैंने मन में रखी होगी कंक्लूजन निकालते समय। क्या समझ में आया अजम्पशन क्या होता है? अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंक्लूजन है कि जो एडवोकेसी है, जो ऑथर सपोर्ट कर रहे हैं लेजिस्लेटिंग करने को, मतलब लॉ बनाने के लिए, कौन सा लॉ बनाने के लिए? राइट टू डिस्कनेक्ट का। तो ऑथर जो बार बार कह रहे हैं कि डिस्कनेक्ट करने का लॉ बना दिया जाए, कि इंसान के पास हक हो अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का, वो रिप्रेजेंट करता है, शो करता है कि एक पैराडिग्मेटिक शिफ्ट आ रहा है। पैराडिग्मेटिक में एक एग्जाम्पलरी, मतलब बहुत ही बढ़िया, एक पूरा का पूरा मॉडल शिफ्ट, मॉडल चेंज हो रहा है। शिफ्ट मीन्स चेंज हो रहा है। पहले हम लेबर कितना काम कर रही है उसको चेक करते थे कि वो कितने घंटे काम कर रही है क्वांटिटेटिव से। अब हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं कि उसने क्या क्वालिटी का काम किया है, और वो चीज लंबा चला दें। तो ऑथर ने बोला कि जो ऑथर कह रहे हैं कि डिस्कनेक्ट करने का हक हर किसी को दो, इसका मतलब है कि हमारी सोच चेंज हो रही है। और हमारी सोच में क्या बदल रहा है कि पहले हम ये देखते थे कि इंसान कितने घंटे काम कर रहा है, अब हम ये देखते हैं कि इंसान के काम की क्वालिटी कैसी है। अब हमको बताना है कि कौन सा ऐसा अजम्पशन है, कौन सी ऐसी बात है जो इस कंक्लूजन को डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल डायरेक्टली इस बात को कह रही है। एक बार खुद से पढ़ के देखोगे? चलो एक बार खुद से पढ़ो। मुझे लगता है कुछ बच्चे, सारे बच्चे तो नहीं, बट कुछ बच्चे जो परफेक्शन में बहुत टाइम से आ रहे हैं वो आंसर दे पाएंगे। लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, लॉ का बीच में आना, कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है, इकलौता मैकेनिज्म है। ऑथर ने बोला कि लॉ ही इकलौता मेथड होता है जो रेक्टिफाई कर सकता है, मतलब सही कर सकता है पावर एसिमेट्रीज को, जो पावर कहीं ज्यादा है कहीं कम है, जो कि बसी हुई है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बातचीत करने के तरीकों में। तो सिर्फ लॉ ही है जो चीजों को बदल सकता है। क्या ऑथर ने ये अज्यूम करके ये बात बोली है कि सिर्फ लॉ ही चेंज कर सकता है? नहीं, इस सोल वर्ड ने घोटाला कर दिया, इस ओनली वर्ड ने घोटाला कर दिया। तो ये तो नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता, तो ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो। अब क्या मुझे थर्ड को चेक करने की जरूरत है? थर्ड को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इस सेकंड वाले को चेक करना है कि ये सही है या नहीं। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी मीन्स मॉडर्न, आज का। प्रोडक्टिविटी, काम। असेसमेंट मीन्स इवैल्यूएशन। तो आज का जो काम है उसको जांच करने के जो फ्रेमवर्क है, जो पूरे पूरे मेथड्स हैं, वो इनएडिक्वेटली, वो सही नहीं है, और वो जिम्मेदार है कि डेटोरेटिव इंपैक्ट आता है, नेगेटिव इंपैक्ट आता है टेम्पोरल वर्क एक्सटेंशन की। सम टेम्पोरल मीन्स रिलेटेड टू टाइम, कि टाइम बढ़ा दिया जाता है और क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ऑथर ने बोला ये बात कि ऑथर कह रहे हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट करने का हक होना चाहिए, और ये हक क्या दिखाता है कि क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो। तो क्या मैं कह सकती हूँ इसके पीछे ऑथर ने ये सोचा होगा, इसका मतलब है कि जब क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस होता है तो क्वालिटी हैम्पर हो जाती है। अगर चलो इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा बहुत गहराइयों में जाना पड़ेगा। मैंने बोला यार जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, तुम क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस करो। एक लॉ लेके आओ कि क्वांटिटी को हटाओ, क्वालिटी पे फोकस करो। इसका मतलब है कि मैं ये सोच के बैठी हूं कि क्वांटिटी बढ़ाने की वजह से क्वालिटी खराब हो रही है। मैंने अपनी टीम को बोला यार तुम लोग ना क्वांटिटी वांटिटी छोड़ो, तुम मुझे क्वालिटी वाला काम दो। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी एक सोच है कि जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो क्वालिटी खराब हो जाती है।
मेरा ये अजम्पशन है कि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी खराब हो जाती है, इसीलिए तो मैं अपनी टीम को बोल रही हूँ कि क्वांटिटी छोड़ो, क्वालिटी पे काम करो। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने अपनी टीम को बोला कि तुम 50 क्वेश्चन मत बनाओ एक दिन में, एक दिन में 20 ही क्वेश्चन बनाओ, बट अच्छे बना के दो। इसका मतलब है कि मैं इस बात को अज्यूम करके चल रही हूँ कि जब वो 50 क्वेश्चन बनाएंगे वो अच्छे नहीं बनाएंगे, उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो यही बात यहां पे लिखी हुई थी कि ऑथर ने बोला कि लोगों को डिस्कनेक्ट होने का हक दो, क्वांटिटेटिव पे फोकस मत करो, फोकस करो, प्रायोरिटाइज करो क्वालिटी पे। इसका मतलब क्या है, ऑथर इस बात को मान के चल रहे हैं कि जब समय बढ़ता है चीजों का तो उसका इंपैक्ट जो है खराब होता है क्वालिटी पे। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? और आज के मेथड्स इस बात को अच्छे से जज नहीं कर पाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सेकेंड वाला सही है? बहुत गहराइयों में जाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस लेवल हो गया। चलो अगला देखो, जो कोरिलेशन है कि आपने बोला कि तुम कनेक्टिविटी ज्यादा रखो, 24 घंटे अवेलेबल रहो, इसका मतलब है कि एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। 24 घंटे अवेलेबल रहना और एफिशिएंसी कम होने के बीच में जो रिश्ता है वो कमजोर बना देता है पुराने वाले ड्यूरेशन बेस्ड प्रोडक्टिविटी मेथड्स को। पहले क्या होता था, हम क्या सोचते थे, जो इंसान जितना लंबा काम करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी। लेकिन ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वो लंबा काम करेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम हो जाएगी। तो थर्ड वाले में भी यही बात लिखी हुई है कि कनेक्टिविटी अगर बढ़ गई तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और इन दोनों के बीच का जो यही रिश्ता है वो रिश्ता पुराने मेथड को गलत साबित कर रहा है कि पुराना मेथड होता था कि जितना ज्यादा काम करोगे उतना उतना प्रोडक्टिव आप हो। ये बात गलत है। जो बच्चा 12-12 घंटे काम कर रहा है वो भी कम प्रोडक्टिव हो सकता है उस बच्चे से जो 5 घंटे काम कर रहा है, क्योंकि जो 5 घंटे वाला काम, जो बच्चा 5 घंटे काम कर रहा है वो फुल फोकस के साथ कर रहा है, जो बच्चा 12 घंटे काम कर रहा है वो फुल फोकस के साथ नहीं कर रहा, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है। तो थर्ड में भी वही बात लिखी हुई है जो सेकंड में लिखी हुई थी कि हद से ज्यादा अवेलेबल रहने की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि जो पुराना मेथड था कि जितना ड्यूरेशन है उतनी प्रोडक्टिविटी है, ये मेथड कमजोर पड़ जाता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? तो सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों सही है, आंसर इज डी। अभी अभी नहीं करते हैं ये वाला लेवल, क्योंकि ये लेवल बहुत एडवांस लेवल हो गया। अभी हम रीडिंग पे फोकस करते हैं, है ना? इसको भी मैं करवाऊंगी इस लेवल को, डोंट वरी। आगे बढ़े, चलो इस वर्ड का मुझे मीनिंग बता दो पहले। ये तो बता सकते हो। आर्केइक का आपको सिनोनिम बताना है। आर्केइक का मीनिंग क्या था? कोई भी चीज अगर आर्केइक है तो वो कैसी है? पुरानी है। चलो आंसर बता दो फिर। सारे वर्ड्स एडिटोरियल के वर्ड्स है, सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सारे ही एडिटोरियल के वर्ड्स हैं। आर्केइक इज पुराना, एंटिकेटेड। और क्या बोल सकते हैं? प्रिमिटिव। एफीमेरल इज कुछ पल का, टेम्पररी। एवनेसेंट, यूबिक्विशियस जो सब जगह हो, ओमनी प्रेजेंट। न्यूटेरिक, न्यू आगे, न्यू का मतलब होता है न्यू, मतलब जो मॉडर्न हो। एजोटेरिक जो कॉम्प्लेक्स हो। आंसर इज, मेरा मन नहीं मारा, करवा दूं? चलो कर लेते हैं, फिर अगले की रीडिंग कर लेंगे, इसको कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल। ट्राई करो, पढ़ो एक बार, खुद से ट्राई करो। मैं आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग लिख के दे रही हूँ।
इससे लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत इंप्रूव होती है। चलिए ट्राई इट एवरीवन। पहले मुझे फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाला सही है या गलत है? सिर्फ फर्स्ट वाले को देखो और समझने की कोशिश करो, मुझे बताओ ये सही है या गलत है। जो नाम का फर्क है वर्कर और एम्प्लॉइज में, अभी वाले रूल्स में, एग्जिस्टिंग लेबर कोड्स मीन्स एग्जिस्टिंग रूल्स, तो जो नाम का फर्क है वर्कर में और एम्प्लॉय में, अभी वाले रूल्स में, इसकी वजह से सिस्टमैटिक तरीके से हटा दिया जाता है पुराने वाले एम्प्लॉयमेंट के अरेंजमेंट को टाइम रिलेटेड प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क से। तो इस फ्रेमवर्क से जो नॉन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट है, मतलब जिस तरीके से पहले नहीं अब होता है, उसको हटा दिया जाता है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। एक पहले बताओ, लॉस को लेके ऑथर ने बुराई करी है तारीफ करी है? इस क्वेश्चन को आप सिर्फ इस वाली बात से भी कर सकते हो कि लॉस को लेके ऑथर ने तारीफ करी है, ऑथर ने बुराई करी है। बुराई करी है, वेरी नाइस। तो एक बार उस लॉ वाली बात पे वापस जाते हैं। कहां था लॉज वाली बात? ये रहा इंडिया का करंट। एक बार इस चीज को पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? जो हमारे ये अभी के रूल्स हैं, इन्होंने लिमिट तो लगा दी है वर्किंग आवर्स की, बट ट्रेडिशनल वर्कर्स पे लगाई है, इसको एक्सटेंड नहीं किया है बाकी लोगों पे जो नॉन ट्रेडिशनल है। तो ट्रेडिशनल वालों पे तो लिमिट लग गई है कि इससे ज्यादा वर्किंग आवर्स नहीं होंगे, बट जो नॉन ट्रेडिशनल वाले हैं उन पे नहीं लगी है। अब इस स्टेटमेंट को देखो, अब मुझे आंसर बताओ। ट्रेडिशनल वालों पे तो लिमिट है कि आप इतने ही घंटे काम करोगे, लेकिन ट्रेडिशनल मीन्स जो हमेशा से चलता आया है, लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल वाले हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है, उस पे लिमिट नहीं लगाई गई है, उसको कितना भी काम करवाते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब मुझे बताओ, इस बात को इन्फर कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो बाहर कर दिया गया है नॉन ट्रेडिशनल वालों को इन रूल से। क्या मैं कह सकती हूँ ट्रू है? पैसेज में लिखा था कि ट्रेडिशनल वालों पे लिमिट है, इसका मतलब है हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई और हमने ये बात लगाई कि जो ट्रेडिशनल नहीं है उन पे लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि जो नॉन ट्रेडिशनल वाले हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से एक्सक्लूड कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। कितने लोगों को बात समझ में है कि फर्स्ट वाले को तो हम इन्फर कर सकते हैं। चलो अब सेकंड वाला बताओ। इटियोलॉजिकल का मतलब होता है डिसीज रिलेटेड। क्वांटिटेटिव पैरिटी मतलब नंबर्स एकदम इक्वल है, नंबर्स आर इक्वल। तो जो स्ट्रेस की वजह से, एट्रीब्यूटेबल टू मींस की वजह से, जो स्ट्रेस की वजह से हेल्थ वाली प्रॉब्लम हुई है वो बिल्कुल बराबरी की है। जो स्ट्रेस की वजह से काम में जो आपको स्ट्रेस होता है उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल बराबरी की है बाकी बीमारियों के फैक्टर्स से जो इंडिया में मेंटल हेल्थ के बर्डन के डिस्ट्रीब्यूशन में है। मतलब अगर मेंटल बीमारी 4 चीजों की वजह से होती है
तो बाकी चीजों की वजह से जो होती है और स्ट्रेस की वजह से जो होती है वो बिल्कुल बराबर है। क्या स्ट्रेस की वजह से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और बाकी चीजों की वजह से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो बिल्कुल बराबर है? बिल्कुल बराबर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। कोई एक रीजन की वजह से हो रही है, कोई दूसरी रीजन की वजह से हो रही है, दोनों बिल्कुल बराबर कैसे हो सकती है? क्या सभी को क्लियर है ये फॉल्स है? चलो अब मैंने फर्स्ट और सेकंड निकाल दिया, इसके बेसिस पे कुछ कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। हमें कैन नॉट वाले बताने थे जिनको आप इन्फर नहीं कर सकते, तो फर्स्ट को तो कर सकते थे, तो फर्स्ट वाले एलिमिनेट हो गए। सेकंड को नहीं कर सकते थे, तो इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, मतलब हमें थर्ड चेक करना ही करना पड़ेगा। नॉट वाले बताने थे बेटा, कैन नॉट बी इन्फर्ड वाले बताने थे। चलो, इंडिया की जो पोजीशन है दुनिया भर की रैंकिंग में, वो दिखाती है कि इंडिया क्या कमी है। सही बात है, ऑथर ने चिल्ला चिल्ला के बोला इंडिया में कमी है, इंडिया में इनएडिक्वेसी है, हम टाइम को लेके लॉ लगा ही नहीं पा रहे हैं, प्रोफेशनल एरिया में कमी है इंडिया में। ये तो ऑथर ने चिल्ला चिल्ला के बोला है भाई इंडिया में कमी है, इंडिया में कमी है, इंडिया में कमी है, इंडिया में कमी है, तो इनएडिक्वेसी है, हम टाइम की बाउंड्री सेट ही नहीं कर पा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो बिल्कुल सही है। सब ऊपर से जा रहा है या नहीं जा रहा? एडवांस लेवल का तो जाना चाहिए ऊपर से। चलो अगला, सभी के पास 1.5 मिनट का टाइम है, खुद से बताओगे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, एंड आई नो आप लोग बता दोगे। एक हेल्प करती हूँ, अन्ना सेबेस्टियन का जो केस बताया ऑथर ने, कुछ अच्छाई दिखाने के लिए किया है, कुछ बुराई बुराई दिखाने के लिए किया है? पहले मुझे ये बताओ। एना सेबेस्टियन का जो केस ऑथर ने बताया कि इन्होंने इनकी डेथ हो गई स्ट्रेस की वजह से, कुछ अच्छा दिखाने के लिए किया या कुछ बुरा दिखाने के लिए किया? बुरा दिखाने के लिए किया कि स्ट्रेस की वजह से लोगों की डेथ भी हो सकती, मतलब आंसर की टोन नेगेटिव होनी चाहिए। चलो अब मुझे आंसर बताओ। सबसे पहले जितने भी आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं उनको एलिमिनेट करो। जब आपको आंसर की टोन पता लग गई तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दो पॉजिटिव वाले। इनमें से कौन सा पॉजिटिव वाला है? कि यूथ और जो उसका हेल्थ स्टेटस है, इलस्ट्रेट मींस शो, ये दिखाने के लिए कि जो यूथ है और जो उसका हेल्थ स्टेटस है वो अच्छा खासा प्रोटेक्शन देता है, सफिशिएंट प्रोटेक्शन देता है, मतलब पॉजिटिव टोन है। स्ट्रेस जो दिखता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। क्या मैं बी को एलिमिनेट कर सकती हूँ? चलो, क्या मैं सी को भी एलिमिनेट कर सकती हूँ? डेमोन्स्ट्रेट मीन्स शो, ये दिखाने के लिए कि अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ होती है तो वो रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। इनएविटेबल मीन्स रोक नहीं सकते थे उसकी डेथ को भी, जिसकी मृत्यु लिखी है वो तो लिखी है, उसमें बेचारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या गलती, जिसको जिस समय मरना है वो तो मरना ही है। तो ये दिखाने के लिए कि अगर किसी इंसान की डेथ होती है तो वो इनएविटेबल मीन्स हम उसको रोक नहीं सकते थे, वो स्टैटिस्टिकल आउटलायर है। स्टैटिस्टिकल आउटलायर का मतलब क्या है? कुछ एक्सेप्शनल केस हुआ होगा उसके साथ, सबके साथ तो ये होता है, उसके साथ कुछ ये आउटलायर है। कोई भी चीज आउटलायर होती है मतलब उसका कुछ अलग सा केस हुआ होगा, बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता।
बाकी लोग सब बहुत प्रोटेक्टेड है, सब बहुत सुरक्षित है, एना के साथ कुछ अलग सी बात हुई होगी इसलिए उसकी मौत हो गई और उसको रोक नहीं सकते थे। क्या सभी को क्लियर है कि सी भी नहीं हो सकता? चलो, टू एडवोकेट, एडवोकेट मीन्स सपोर्ट, सपोर्ट कर रहे थे कि कंपनी की जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, कि कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी के कदमों की बात की गई जो टारगेट करे स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ हमें पर्टिकुलर को ही टारगेट करना है क्या? ये सब सारे लोगों के लिए होना चाहिए। स्पेसिफिक का मीनिंग होता है पर्टिकुलर। तो कुछ लोग जो इन्वॉल्व, इम्प्लीकेटेड मीन्स जिनका हाथ था, तो कुछ लोग जिनका हाथ था उस एम्प्लॉय की डेथ में, उसके ऊपर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ऑथर ने बोला। तो किसी का हाथ था क्या एम्प्लॉय की डेथ में? इम्प्लीकेटेड मीन्स उसका हाथ था, उसका इन्वॉल्वमेंट था उस एम्प्लॉय, फैटलिटी मीन्स डेथ। तो उसी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन्स उसी इंसान को, उसी पर्टिकुलर एंटिटीज या उन्हीं एंटिटीज को, उन्हीं लोगों को पकड़ना है, उन्हीं लोगों को टारगेट करना है क्या? इसीलिए ऑथर ने केस बताया कि जो जो लोग इन्वॉल्व थे इसमें उनके ऊपर कुछ ना कुछ मैकेनिज्म, कुछ ना कुछ मेथड, सिस्टम लगाना पड़ेगा कि वो जिम्मेदार हो जाए। नहीं, चलो एक बार ए भी पढ़ लेते हैं फिर ई पढ़ेंगे। इंपेरिकल मीन्स एविडेंस बेस्ड, सबूत। ऑथर सबूत देना चाहते थे। कॉजेशन का मीनिंग क्या होता है कि ये कारण था। ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसा होता है, और मॉर्टेलिटी आउटकम, और रिजल्ट कैसा आता है। यहां तक सही था ये, गलत क्या हो गया? केस स्टडी मेथोडोलॉजी। केस स्टडी मेथड का मतलब है कि ऑथर ने पूरी की पूरी केस स्टडी हमें तो बताई है। या ऑथर का मेथड था केस स्टडी वाला। केस स्टडी वाले मेथड का मतलब क्या होता है कि ऑथर ने पूरी डिटेल बताई उनकी, कि वो कहाँ पे थी, वो कैसे थी, उनकी डेथ कैसे हुई, उस पूरी केस स्टडी को पढ़ा। उसके बाद ऑथर ने एक रिजल्ट निकाला कि अगर इस तरह का वर्क का कल्चर होता है तो रिजल्ट ये आता है, इतने लोगों की डेथ हो जाती है। यहां तक सही था, बस किस पार्ट ने गड़बड़ करी? इस केस स्टडी मेथड। ऑथर का मेथड ये नहीं था, ऑथर ने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था। ऑथर ने तो हमको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था कि बर्नआउट की वजह से, थकान की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उन्होंने, उनकी जान चली गई। केस स्टडी नहीं थी ये कोई, दिस वॉज नॉट अ केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? किसी एक केस को बहुत डिटेल में जाके स्टडी करना, किसी एक केस को बहुत गहराइयों में जाके पढ़ना, उसको बोलते हैं केस स्टडी मेथड। चलो ई वाला पढ़ते हैं। ऑथर ने पर्सनलाइज किया, मतलब ऑथर अभी तक सिर्फ डेटा डेटा की बात कर रहे थे, ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया उसका, ऑथर ने सपोर्ट किया। एंकरिंग मीन्स सपोर्ट किया। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अभी तक ऑथर सिर्फ बातें बातें कर रहे थे, ऑथर ने उस बात को पर्सनलाइज किया, मतलब एक एग्जाम्पल दिया उसका, सपोर्ट करी अपनी बात को। तो जो बर्नआउट की, जो थकान वाली उनकी बात थी, उसको सपोर्ट किया। एक सिंगुलर मीन्स एक, एक उन्होंने बहुत ही दुखद एग्जाम्पल दिया जो बोलता है कि भाई सबको इस बात को मानना चाहिए कि बर्नआउट की वजह से बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑथर ने एना सेबेस्टियन का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि ऑथर अपनी बात को एक पर्सन का फॉर्म देते हुए एक एग्जाम्पल देना चाहते थे और अपनी बात को सपोर्ट करना चाहते थे कि ये चीज हो रही है। इन अ सिंगुलर मीन्स ऑथर ने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, और वो एग्जाम्पल क्यों दिया? अपनी बात को एंकर करने के लिए, अपनी बात को सपोर्ट करने। अच्छा, आप लोग ये चीज देख रहे हो, इन इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर दे रहे हैं, बट इन सारे क्वेश्चंस में पैसेज में वाइटल का मीनिंग क्या था वो कहीं यूज नहीं हो रहा, बैज का मीनिंग क्या था वो कहीं यूज नहीं हो रहा, रिट लार्ज का मीनिंग कहाँ था वो कहीं यूज नहीं हो रहा, क्रीपिंग का मीनिंग क्या था वो कहीं यूज नहीं हो रहा। तो सिंगल सिंगल लाइन का मीनिंग कहीं यूज नहीं हो रहा, पूरे के पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया यूज हो रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है?
तो जब आप क्वेश्चंस का आंसर देते हो स्पेशली मेंस लेवल या एडवांस लेवल, तो पैराग्राफ की एक लाइन का मीनिंग यूज नहीं हो रहा होता, पैराग्राफ के वर्ड्स का मीनिंग नहीं यूज हो रहा होता, पैराग्राफ के मेन आइडिया का यूज हो रहा होता है। और वही मेन आइडिया हमको निकालना सीखना होता है फास्ट रीडिंग का। इस क्लास को ना एक बार और फिर से देखना, क्योंकि क्लास उतनी ईजी नहीं है। अभी बहुत प्यारा क्वेश्चन, पहले मैं आपको इन पांचों के मीनिंग्स बताती हूँ, फिर आप मुझे बताना। इसका मतलब होता है 100% ट्रू, इसका मतलब होता है मे बी ट्रू, इसका मतलब होता है 100% फॉल्स, इसका मतलब होता है मे बी फॉल्स, इसका मतलब होता है कांट से। मैम अब कुछ बच्चों को ये डाउट होता है मैम बी और डी में फर्क कैसे करेंगे, क्योंकि जो चीज मे बी ट्रू होगी वो मे बी फॉल्स होगी, जो चीज मे बी फॉल्स होगी वो मे बी ट्रू होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि वो बात सच हो सकती है तो आप प्रोबेबली ट्रू लगाओगे, अगर आपको लगता है वो बात फॉल्स हो सकती है तो आप प्रोबेबली फॉल्स लगाओगे। इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला रमेश के मार्क्स 30/30 आए। मैंने आपको बोला ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत करी। बताओ ये बात क्या होगी, मे बी ट्रू होगी या मे बी फॉल्स होगी? रमेश के 30 में से 30 नंबर आए, ये बात मे बी ट्रू होगी या मे बी फॉल्स होगी? एवरीवन। तो जिस चीज के ट्रू होने के ज्यादा चांसेस हैं आप उसमें मे बी ट्रू लिखोगे, जिस चीज के फॉल्स होने के ज्यादा चांसेस है उसमें मे बी फॉल्स लिखोगे। मैंने बोला ही डिड नॉट स्टडी, तो ये वाली बात मे बी फॉल्स होगी और ये वाली बात मे बी ट्रू होगी। डिफरेंस क्लियर है सभी को, मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स में? चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ इस लाइन का, आप लोग मुझे आंसर बताओगे। जो गैप है, स्टैट्यूटरी मीन्स लॉ, लॉ ने जो कंडीशन बनाई है कि इतने घंटे काम करना है, और एक्चुअल में जो लागू होता है वो लॉ, इसके बीच में कमी है इंडिया में कि लॉ तो बन गया लेकिन लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। ये रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है कि जानबूझ के सरकार ने ऐसा लॉ बनाया है जहां पे सरकार ऊपर रखे फ्लेक्सिबिलिटी को वर्कर के वेलफेयर से। ऐसा नहीं कि सरकार नजर नहीं रख पा रही है। अब वो कितनी अच्छी बात बोली ऑथर ने यहाँ पे, और आप लोग मुझे बताओगे कि ये बात आप कह सकते हो या नहीं कह सकते, कि सरकार ने जो लॉ बनाया है और सरकार उस लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, ये दिखाता है कि सरकार ने जानबूझ के लॉ ही ऐसा बनाया है कि जिससे कि सरकार इंप्लीमेंट ना करे। यस, लोगों को इकोनॉमी ग्रो करती रहे, इकोनॉमी को फ्लेक्सिबिलिटी मिले, वर्कर वेलफेयर से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो रहा कि सरकार नजर नहीं रख पा रही इसलिए लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, सरकार ने जानबूझ के लॉ इंप्लीमेंट नहीं किया, या सरकार ने जानबूझ के लॉ ऐसा बनाया है कि इकोनॉमी को सपोर्ट मिले, वर्कर वेलफेयर को छोड़ दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाए वर्कर से। ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही थी पैसेज में कि सरकार का मकसद क्या है। आप कैसे प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स कैसे कह सकते हो भाई? क्या ऑथर ने सरकार को कहीं ब्लेम किया है? पहले मुझे ऐसे बताओ कि नहीं सरकार तुम्हारी गलती है, तुम जानबूझ के ही ऐसा काम करते हो, तुम चाहते ही नहीं हो वर्कर का वेलफेयर। क्या ऑथर ने कहीं भी सरकार को ब्लेम किया है पूरे पैसेज में कि नहीं तुम चाहते ही नहीं हो वर्कर का वेलफेयर, तुम जानबूझ के करते हो ये सारे काम, तुम जानबूझ के एम्प्लॉयज को परेशान करते हो, तुम्हारी मंशा ही नहीं है एम्प्लॉयज को सही करने की? ऑथर ने तो कोई क्रिटिसाइज किया ही नहीं सरकार को, तो आप कैसे कह सकते हो कि सरकार जानबूझ के ऐसा लॉ बना रही है जिससे कि वर्कर वेलफेयर पीछे रह जाए, इकोनॉमी की फ्लेक्सिबिलिटी को ऊपर रखा जाए वर्कर के वेलफेयर से? अगर ऑथर ने कहीं सरकार को क्रिटिसाइज किया होता कि सरकार तुम्हारी गलती है, तुम जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हो, तब तो हम कुछ कहते मे बी ट्रू, मे बी फॉल्स, या 100% ट्रू या 100% फॉल्स। ऑथर ने कुछ बोला ही नहीं सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए, तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि सरकार तुमने जानबूझ के ऐसा किया है? डेलिब्रेट का मीनिंग होता है जानबूझ के।
लेजिस्लेटिव डिजाइन का मीनिंग होता है लॉ ऐसा बनाया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने जानबूझ के लॉ ऐसा बनाया है कि जिसमें वो इकोनॉमी को ऊपर रख रहे हैं वर्कर के वेलफेयर से। तो इनसफिशिएंट डेटा नहीं है, डेटा भाई ऐसा कुछ। आंसर इज जब ऑथर ने क्रिटिसाइज नहीं किया तो आप लोग कौन होते हो क्रिटिसाइज करने वाले? कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, ऑथर ने बुराई करी होती कि सरकार चाहती ही नहीं है ऐसा, सरकार को वर्कर के वेलफेयर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सरकार को तो इकोनॉमी को ऊपर रखना है, सरकार तो ये चाहती है कि इकोनॉमी ग्रो करे, ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाए लोगों से, भले ही लोगों की हेल्थ खराब हो। अगर सरकार ऑथर ने ऐसी बुराई करी होती सरकार की तो हम कह सकते थे ये वाली बात। मैम हम इमोशंस में बह गए। हर बार ऑथर बुराई करते हैं, इस बार नहीं करी तो हमने कर दी ऑथर की तरफ से बुराई। समझ आया या नहीं आया पहले ये बताओ। अगला आखिरी सवाल है, इसको ठीक दे देना बस। कौन कौन सा इकोनॉमी पे रिजल्ट पड़ रहा है परपेचुअल मीन्स लगातार कनेक्टेड होने का? एक आखिरी क्वेश्चन है, क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर कोई इंसान 24-24 घंटे काम कर रहा है तो उसकी हेल्थ खराब हो रही है, उसका काम की क्वालिटी खराब हो रही है। तो पहले मुझे बताओ फर्स्ट आंसर है या नहीं? उसको बीमारियां हो रही है। सबसे पहले से फर्स्ट वाले को देखो, अगर कोई इंसान 24-24 घंटे काम कर रहा है तो उसकी हेल्थ खराब हो रही है, हेल्थ खराब होने की वजह से उसको बीमारियां हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं तो उसको उन बीमारियों को ठीक करवाने के लिए पैसा लगाना पड़ रहा है। तो फर्स्ट वाला आंसर है या नहीं? सोसाइटी का खर्चा हो रहा है भाई हेल्थ पे। क्यों? क्योंकि बीमारियां हो रही हैं। सोसाइटी का खर्चा हो रहा है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। क्यों? क्योंकि बीमारियां हो रही हैं। ये दिखाता है कि एक कॉस्ट होती है अगर पूरे टाइम हम सोचते हैं कि बंदा डिजिटली अवेलेबल रहे। कोई परेशानी? तो अगर हम चाहते हैं कि अनकंट्रोल तरीके से बंदा डिजिटली अवेलेबल रहे तो उसकी एक कॉस्ट होती है। कॉस्ट क्या होती है? डिसीज का बर्डन होता है, डिसीज का बर्डन होता है तो खर्चा होता है हेल्थ पे। चलो फर्स्ट ट्रू है। अगला वाला बताओ। एवरीवन। ध्यान से पढ़ो फिर बताना। वहां पे हेल्थ की बात हो रही थी, सेकंड वाले में क्वालिटी की बात हो रही थी। अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से नापते हैं कि उस इंसान की प्रोडक्टिविटी कैसी है तो परवर्स का मीनिंग जनरेट परवर्स इंसेंटिव्स, मतलब परवर्स का मतलब क्या है कि नेगेटिव इंसेंटिव्स। हम तो इंसान तो सोचता है मैं 10 घंटे काम करूंगा मुझे इतना पैसा मिलेगा, मैं 12 घंटे काम करूंगा मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो उसका समय तो बढ़ जाता है लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो अगर हम ड्यूरेशन के बेसिस पे इंसान को की प्रोडक्टिविटी नापते हैं तो इससे नेगेटिव इंसेंटिव्स होते हैं। जो समय तो बढ़ जाता है, समय समय तो ज्यादा इंसान 10 या 12 या 15-15 घंटे भी काम करना शुरू कर देता है, लेकिन क्या डिग्रेड होता है, क्या खराब होती है? क्वालिटी खराब हो जाती है। सही है। चलो अभी थर्ड वाला बताओ।
द कंसंट्रेशन मीन्स कोई चीज अगर कहीं कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज वहां पे सबसे ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा काम करने की जो वल्नरेबिलिटी है, मतलब हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और इस चीज को लेके हम कमजोर पड़ रहे हैं। डिजिटली नेटिव डेमोग्राफिक कोर्स, मतलब वो कंट्रीज जहाँ पे डिजिटली लोग बहुत ज्यादा है, मतलब डिजिटली कनेक्टेड लोग बहुत ज्यादा है, ये सजेस्ट करता है कि हमेशा से ही स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है। स्ट्रैटिफिकेशन आज हमने सुबह एडिटोरियल में किया था ये वर्ड, कि ऐसे बटाव है ऑक्यूपेशनल एक्सप्लॉयटेशन पैटर्न्स में, कि ये चीज पहले से ही होती आ रही है। जनरेशनल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स पहले से ही ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जनरेशनल कहां से आ गया? जनरेशनल का मतलब होता है बहुत पहले से होता आ रहा है, बहुत पहले से लोगों को बोला जा रहा है कि आप डिजिटली अवेलेबल रहो, बहुत पहले से ही लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, हर ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों को अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और ये काम इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं वो लोग जो डिजिटली अवेलेबल है। बाकी बातें तो सही थी, बट ये कहां से आ गया? जनरेशनल, बहुत पहले से ये चीज होती आ रही है। कैसे निकाला ये? पीढ़ी दर पीढ़ी होती आ रही है। नहीं मुझे बताओ, थर्ड वाले बच्चे जो ट्रू कह रहे थे, मैम ओवरवर्क दिख गया, डिजिटल दिख गया, बट जनरेशनल स्ट्रैटिफिकेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को डिवाइड किया जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये तो मेन टॉपिक था ही नहीं, मुद्दा तो ये था ही नहीं। ये तो पता नहीं कोई और ही बात हो रही है। इस तरह की बात को बोलते हैं कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, इस तरह की बात को आप ऐसा बोलते हो। मैम आपकी योगा क्लास का टाइम हो गया। हाँ एक सेकंड, कॉल्स भी आ गए, जस्ट 1 सेकंड, 1 मिनट दो मुझे। पता नहीं लगता कैसे टाइम निकल जाता है। हाँ, तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज बी, बोथ। मजा आया करके? कितने लोगों को मजा आ गया? मैम एकदम माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस, आपको पता भी नहीं चला होगा इन 6 क्वेश्चंस ने आपकी कितनी ज्यादा रीजनिंग स्किल्स इंप्रूव कर दी, कितनी ज्यादा लॉजिकल स्किल्स इंप्रूव कर दी है, सोचने समझने की शक्ति इंप्रूव कर दी। इस तरह के क्वेश्चंस की क्लास मैं वीक में एक या मंथ में 2-3 ही लेती हूँ, लेकिन जब ये क्लास होती है ना, ये एक क्लास 4-4 5-5 क्लास के बराबर होती है, इतना इंप्रूवमेंट करती है। यस, चलो तो अब और भी क्वेश्चंस करेंगे, फास्ट रीडिंग और सीखेंगे। तब तक फास्ट रीडिंग पे कमांड मत समझ लो, तब तक 30 से 40 आरसीज फास्ट रीडिंग मेरे साथ करना लो। तो बहुत सारे आरसीज हम फास्ट रीड करेंगे, साथ में करेंगे, बैक टू बैक करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। बस अपने आप को एक वादा करो कि रेगुलरली क्लासेस में आप आते रहो। परफेक्शन और एडिटोरियल किसी भी बच्चे का किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल डे, एक सिंगल डे भी मिस नहीं होना चाहिए। बाकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा और डिफिकल्ट लगेगा, डिफिकल्ट लगता रहेगा, बट उस डिफिकल्ट लगते लगते कब कब में इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। कल बच्चे मुझे अपने मार्क्स कल नहीं, परसों परसों बच्चे मुझे अपने मार्क्स बता रहे थे सफलता दिवस में, किसी के 39 आए हैं, किसी के 38 आए हैं, किसी के 37 आए हैं। और ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वालों के इतने मार्क्स आए हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वालों के, यूपी बोर्ड वालों के, बिहार बोर्ड वालों के, बंगाली मीडियम वालों के, उन बच्चों के ऐसे ऐसे मार्क्स आए आउट ऑफ 14 मीन्स। तो आप सबके भी आ सकते हैं, बट मेक श्योर करो कि आप क्लासेस में रेगुलरली। चलिए सेशन एंड करते हैं। 5 सेंटेंस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू गॉड फॉर माई पेरेंट्स, टीचर्स, फैमिली एंड ईच एंड एवरी वन इन माई लाइफ। Thank you God for making me physically, mentally, and emotionally strong. Thank you God for the food that I eat, for the place that I live in, and everything around me.
थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी हू आई एम। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड